गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हर हर महादेव। आरटी फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। मेरा नाम रंजीत गौतम और आज हम एक इकोनॉमिक का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम बैंक है। ज़्यादातर देखें तो ये इकोनॉमिक और बैंक का चैप्टर ज़्यादातर कि बैंक में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज के लिए इसे हमें पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि बैंक क्या होता है, किस तरह के उसमें पैसा जमा होता है, कैसे लोग निकालते हैं, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, मांग जमा क्या होता है, समय जमा क्या होता है। आइए एक अच्छे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बैंक। और बैंक का चैप्टर है। उससे पहले थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में हम जान लेते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है, इकोनॉमिक दो शब्दों से मिलकर जुड़ा है, बना है। पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। यहाँ पे अर्थ का मतलब होता है धन, क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि धन से संबंधित शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। धन से संबंधित शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये अर्थशास्त्र की एक बुक आती है, तो आप हमें बताएंगे कि उस बुक की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की एक बुक आती है। अर्थशास्त्र कई पार्ट में डिवाइड है। अगर अर्थशास्त्र ये एक बुक है, अगर अर्थशास्त्र की एक बुक आती है तो उस बुक की रचना किसने की है? रचना की है कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त, या फिर इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य। अच्छा, अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है ये भी जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर अर्थशास्त्र एक बुक है तो उसकी रचना किसने की है? कौटिल्य ने। इनका दो और नाम है, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ऑप्शन में अगर जो भी आपको देगा तो आप उसे टिक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र ये तो बुक हो गई, ठीक है, ये बुक हो गई। अच्छा, इसका संबंध किससे? संबंध, अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से होता है, राजनीतिक विज्ञान। किससे होता है? राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान से होता है। आपने समझा कि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि धन का वो सिद्धांत जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र की एक बुक आती है, अर्थशास्त्र की एक बुक आती है जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य बोलते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? राजनीतिक विज्ञान से। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि अर्थशास्त्र के पिता किसको कहते हैं। अर्थशास्त्र के पिता किसको बोलते हैं? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को बोलते हैं, एडम स्मिथ। ओके। अच्छा, इनका विभाजन भी हुआ है, अर्थशास्त्र का विभाजन इनका विभाजन दो तरीके से किया गया था। एक होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ओके। अब पढ़ लेते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो। पता है, जो भी बायोलॉजी वाले जो भी बच्चे होंगे उनको पता होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें फ्रूट्स पसंद है, हो सकता है कि आप में किसी को कुछ और पसंद हो, तो हमारे कहने का मतलब कि हर छोटी छोटी चीज़ों को
आकलन करना ही वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर आता है। जैसे या फिर उत्पाद, ये सब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर आएंगे। समष्टि शास्त्र का मतलब होता है व्यापक आधार पे जिसका आकलन किया जाए, व्यापक आधार पे जिसका आकलन किया जाता है उसको बोलते हैं सूक्ष्म आधार। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जैसे गरीबी, गरीबी एक लोग की गरीबी नहीं बोलते, उस गरीबी को बोलते हैं पुअर्टी। गरीब क्या बोलते हैं? पुअर्टी। एक लोग की गरीबी की बात नहीं रही, पूरे समस्त लोगों की गरीबी की बात हो रही है तो गरीब। एक लोग की बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की बेरोजगारी है, बहुत सारे लोगों की दिक्कतें परेशानियाँ, उसको बोलते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है उत्पाद, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चीज इसके अंदर आता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर हर छोटी छोटी चीजों का आकलन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि समस्त सभी लोगों का आकलन किया जाता है। ठीक है, बैंक के बारे में आज पढ़ लेते हैं। बैंक, अच्छा बैंक का मतलब होता है क्या बताएंगे? बैंक का मतलब होता ही है, बैंक ऐसी संस्था है जिसमें वह जनता से जमा एवं निकासी स्वीकार करे, उसे ही बैंक कहते हैं। ठीक है, ये बैंक होता है। अच्छा, बैंक कितने तरह का काम करती है? बैंक दो तरह का पैसा भी मतलब स्वीकार करती है। स्वीकार कैसे करती है? दो तरह का बैंक करती है। एक होता है जमा स्वीकार, जमा स्वीकार, और एक होता है ऋण देना, ऋण देना। ओके, थोड़ा सा समझ लेते हैं जमा स्वीकार का मतलब क्या होता है। मतलब बैंक ऐसी संस्था है जिसमें कि लोग पैसा जमा करते हैं, जिसमें बैंक लोगों से पैसा जमा करता है और उन्हें देता भी है। दूसरा काम क्या करता है? वो ऋण देता है। ठीक है, जमा स्वीकार के अंदर भी दो तरह का जमा स्वीकार होता है। एक होता है मांग जमा, एक होता है समय जमा। अच्छा, मांग जमा का मतलब क्या होता है? मांग जमा का मतलब ये होता है कि जिसमें व्यक्ति थोड़े से टाइम के लिए पैसे को जमा करे, या फिर मतलब पैसा को जमा करे और जब उसको मर्जी हो तो वो बैंक से पैसा निकाल ले, उसको बोलते हैं मांग जमा। तो यार मान समझ लिए कि अगर हमारे पास 200 रुपये है और हम अभी गए बैंक में पैसा जमा कर दिए, और हो सके कि मुझे कुछ शाम तक कुछ ऐसी काम पड़ जाए जिससे हमको पैसे की ज़रूरत हो, और हम दोबारा गए बैंक में, तो हम उससे जब पैसा मांगे तो हमको पैसा दे दे, उसी बोलते हैं मांग जमा। यानी कि आप किसी पैसे को थोड़े ही दिन के अंदर या फिर आपको तत्काल जरूरत पड़े तो आप उस पैसे को बैंक से निकाल सकते हैं, उसी बोलते हैं मांग जमा। समय जमा का मतलब ये होता है कि आप किसी पैसे को फिक्स टाइम के लिए, किसी फिक्स टाइम के लिए, कि 2 साल की अवधि के लिए या फिर 3 साल की अवधि के लिए आप उसको फिक्स करके जमा करते हैं। ठीक है, ये होता है मांग जमा, ये होता है समय जमा। समय जमा का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, व्यक्ति कभी भी अपने पैसों को निकाल सकता है, निकाल सकता है। व्यक्ति कुछ अवधि के लिए पैसों को जमा करता है। ठीक है, आप समझ गए? मांग जमा में व्यक्ति कभी भी अपने पैसे को निकाल सकता है। समय जमा में व्यक्ति कुछ अवधि के लिए पैसों को जमा करता है, उसे बोलते हैं समय जमा। यानी कि बैंक कितनी तरह का काम करती है? 2 तरह का। पहला जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। ऋण का मतलब होता है लोन देना। जमा स्वीकार के अंदर 2 तरह का पैसा जमा करती है वो, एक तो मांग जमा होती है और एक समय जमा होती है। जिसमें मांग जमा के अंदर कोई व्यक्ति जाता है, कुछ पैसा जमा करता है, अभी उसको जरूरत अगर पड़ गई तो फिर से तुरंत वो पैसा निकाल भी सकता है, उसको बोलते हैं मांग जमा।
समय जमा का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी फिक्स टाइम के लिए, किसी टाइम के लिए वो पैसे को जमा कर दे, 2-3 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसको बोलते हैं समय जमा। ऋण देने का मतलब आपको समझता है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई कार लोन या होम लोन लेना होता है तो उसके लिए वो बैंक उनको ऋण प्रदान देती है, जो भी उनका प्रोसेस होता है, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसको फॉलो करने के बाद से बैंक आपको ऋण दे देता है। ठीक है, अब बैंकों का इतिहास जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि बैंकों का इतिहास 2 तरीके से जानना पड़ेगा, पहला कि विश्व में और दूसरा भारत में। अगर कोई पूछे कि बैंकों का इतिहास विश्व में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, आधुनिक बैंकों की शुरुआत इटली से हुई थी। बैंकों का इतिहास विश्व में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इटली से हुई थी। आधुनिक बैंकों का इतिहास, आधुनिक बैंकों का इतिहास कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी। आधुनिक बैंकों का इतिहास विश्व में सबसे पहले कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी। इटली, इसका नाम क्या था, बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ वेनिस, जो कि 1157 में शुरू हुई थी, शुरू किया गया था। आधुनिक बैंकों में, विश्व में आधुनिक बैंकों का इतिहास इटली से शुरू हुआ था। बैंक ऑफ वेनिस 1157 में स्थापित किया। उसके बाद से 401 में एक बैंक की स्थापना की गई थी। 401 में, सॉरी 1401 में बार्सिलोना की स्थापना हुई थी। इस्टेब्लिश इसको किया गया था कब, स्थापित। सबसे पहले आधुनिक बैंकों का इतिहास इटली से शुरू हुआ था। बैंक ऑफ वेनिस 1157 में स्थापित किया गया था। सेकंड पे 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना का स्थापित किया गया था। 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा को स्थापित किया गया था। 1694 में बैंकों का इतिहास विश्व में, अगर क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक बैंकों का इतिहास कब शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, इटली से शुरू हुआ था। उस बैंक का क्या नाम था, बैंक ऑफ वेनिस, जो कि 1157 में उसको स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि उसको स्थापित किया गया था। सेकंड 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना का स्थापित किया गया था। तीसरे में 1401 में बैंक ऑफ जेनेवा का स्थापित हुआ था। चौथे में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये तो हो गया आपका विश्व में। तो पहले भारत में बैंक की कौन सी स्थापना हुई थी, भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना हुई थी, तो वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ग्यारह सौ 70 में इसकी स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1170 में उसकी स्थापना की गई थी। विश्व में पूछेगा तो आधुनिक बैंकों का इतिहास इटली से शुरू हुआ था। उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ वेनिस, जो कि 1197 में उसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, इस्टेब्लिश इसको कहाँ किया गया था, स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में, कोलकाता जेंडर कंपनी के द्वारा। अलग जेंडर कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ये जो बैंक था ये यूरोपियन पद्धति पे आधारित था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1170 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। कौन से कंपनी द्वारा, अलग जेंडर कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये यूरोपियन पद्धति पे आधारित था। ये यूरोपियन पद्धति पे
आधारित था। ये था आपका बैंकों का इतिहास। बैंकों का इतिहास विश्व में इटली से शुरू हुआ था। बैंक ऑफ वेनिस 1157 में स्थापित किया गया था। सेकंड पे 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना का स्थापित हुआ था। 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा का स्थापित किया गया था। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। वहीं भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी 1170 में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। किस पद्धति पर आधारित था? तो यूरोपियन पद्धति पर आधारित था। कौन सी कंपनी द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा किया गया था। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना की गई थी। वो कौन कौन से बैंक है जान लेते हैं। इसमें 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। बैंकों की स्थापना की गई थी। पहला और दूसरा तीसरा। पहली बैंक की स्थापना की थी बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। दूसरी क्या थी? बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे। तीसरी बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 3 प्रेसिडेंट बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसमें से पहले बैंक का नाम है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिला के एक बैंक बना दिया गया। 1862 तक इन तीनों बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। नोट निर्गमन का मतलब ये होता है कि इन तीनों बैंकों के पास नोट बनाने का अधिकार प्राप्त था। यानी कि ये तीनों बैंक नोट बनाते थे। कब तक? 1862 तक। पहले बैंक की स्थापना की गई थी बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में इसकी स्टैब्लिश की गई थी, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों बैंकों के पास ये अधिकार था कि ये तीनों बैंक नोट बना सकते थे। कब तक? 1862 तक। बाद 1862 तक नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था इनको। 1862 तक नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। 28 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बना दिया गया। इंपीरियल 28 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बना दिया गया। एक जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक को एसबीआई बना दिया गया। इसी बैंक को, इंपीरियल बैंक को। कोई पूछे कि इंपीरियल बैंक के अंदर कौन कौन सी बैंक थी पहले, आप बताएंगे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिला के 28 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बना दिया गया या स्थापना कर दिया गया। और इसी इंपीरियल बैंक को बाद में एसबीआई बना दिया गया। एसबीआई कर दिया गया। एक जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक को एसबीआई बना दिया गया था। 1 जुलाई 1955 को। ओके, ये था आपका ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसमें से पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, फिर उसमें से बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों को 1862 तक नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। यानी कि 1862 तक क्या करते थे? नोट बना सकते थे। इन्हीं तीनों बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ की स्थापना हुई थी। इनके इंपीरियल बैंक बनाया गया था और उसी इंपीरियल बैंक को बाद में एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, डेट पूछेगा तो यहाँ लिखे इंपीरियल बैंक कब बना था? 28 जनवरी 1921 को
फिर इंपीरियल बैंक को एसबीआई कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1955 में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक लाइक करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। आई होप कि आपको अच्छी आई होगी और